Namaste everyone and welcome to yet another session. I'll be taking you through CAT 17 slot 1 का set this time round again based on roots and networks and in between basic theory का अगर कोई requirement है तो we'll cover it then and there itself. For example, this set that we are going to discuss might require some basic understanding of PNC, that is permutations and combinations. So we're going to cover that theory as well. So let's jump right in and apply our fate framework to decide whether this set could have been picked as one of the sets that you could have attempted. A new airlines company is planning to start operations in a country. Now imagine CAT में set आ रहा है और यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो गया. New airlines company से start होके यहाँ पे खत्म हो गया and then there are questions. So once you read, the company has identified 10 different cities which they plan to connect through the network to start with. You will immediately get a feel कि 10 cities में airlines operations कर रही हैं. Flight duration is less than 1 hour and the company has decided to decide on a daily schedule. The underlying principle, this is the crux of the entire set that they are working on, is the following. Any person staying in any of these 10 cities should be able to make a trip to any other city in the morning and should be able to return by the evening. इतना पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि आपको काउंट करवाना होगा क्वेश्चंस जिस तरह के हैं. सो हाउ मेनी डायरेक्ट फ्लाइट्स, और उसमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ बोल दिया होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड सो ऑन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स. इस तरह की कंडीशंस जस्टिफाई करवानी है. द मोमेंट यू रीड दिस सेट इट विल पॉइंट टुवर्ड्स फेमिलियरिटी इफ यू आर गुड विद पीएनसी. अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बेसिक भी पढ़ा हुआ है, विच इज वाई आई से कि कोई भी चैप्टर स्किप मत करो. क्वांट में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता पीएनसी का, या बहुत सारे नहीं आते. एक क्वेश्चन आता है कैट में तो भी. DILR में यू नेवर नो, इन cases of distribution selection, in cases of roots and networks, in even QBR, you might be required to count the number of different scenarios, count different number of cases. जहां भी काउंटिंग आती है वहां पर परमिटेशन कॉम्बिनेशंस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. मतलब वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी काउंटिंग आप वैसे भी करोगे. वो पढ़ लिया तो आपकी काउंटिंग थोड़ी स्मार्ट तरीके से हो जाएगी. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेवलप दैट कॉन्फिडेंस. सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन पीएनसी. तो विल कवर वट एवर पीएनसी इज रिक्वायर्ड. बट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर मैं एग्जाम में इस सेट को देखूंगा तो मैं बोलूंगा फेमिलियरिटी है. क्यों है फेमिलियरिटी? बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद पीएनसी. सेट ऐसा नहीं देखा हुआ, बट आई एम फेमिलियर विद द इनहेरेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व. इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज, क्लूज तो है ही नहीं, एक छोटा सा अंडरलाइंग प्रिंसिपल है. और वो प्रिंसिपल एक बार रीड कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी डेंसिटी में है तो उससे मॉर्निंग में, लेट्स से यू बिलोंग टू सिटी ए, you want to go to city B in the morning and come back in the evening. तो सिंपल है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन तो है नहीं इसमें, तो एम्बिग्विटी भी नहीं है. दिस इज इन आवर फेवर. टाइम कंजम्पशन एंड एक्स्ट्रा इन्फो. सो ऑल द 4 क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में तो उन्होंने हब वाला कुछ एंगल ला दिया है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 3 and 4 इज सेपरेट एंड फोर्थ क्वेश्चन इज थीटा बेस्ड. तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन हमारे फेवर में नहीं है. टाइम कंजम्पशन आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस आई हैव इन पीएनसी कि मेरे फेवर में है. बट फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस माइट बी अ बॉटलनेक कि आपको फेमिलियरिटी ही नहीं लग रही है. सर पीएनसी ये काउंटिंग और इसमें गड़बड़ कर देंगे, कुछ केस मिस कर जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है. तो देन यू विल बी लेफ्ट विथ मे बी देयरफॉर एम्बिग्विटी विल आल्सो टेक अ डिप. तो फिर आप छोड़ दोगे अगर फेमिलियरिटी ही नहीं है. तो देयरफॉर इट्स ओके इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देन बी कंफर्टेबल फ्रॉम नाउ ऑन कि अगर इस तरह का सेट आ जाए तो हम डेफिनेटली पिक करेंगे. और कुछ क्वेश्चन सो फॉर श्योर क्विकली कर ही सकते हैं. तो लेट्स जंप राइट इन एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इतना सा फ्रेमवर्क है. अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं. एनी पर्सन स्टेइंग इन एनी वन ऑफ द 10 cities शुड बी एबल टू मेक अ ट्रिप टू एनी अदर सिटी इन द मॉर्निंग एंड शुड बी एबल टू रिटर्न बाय द इवनिंग ऑफ द सेम डे. 1 घंटे से लेस की फ्लाइट है. अब द क्वेश्चन सेज इफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज टू बी सैटिस्फाइड इन सच अ वे that the journey between any 2 cities can be performed using only direct. डायरेक्ट के ब्रैकेट में नॉन स्टॉप लिख दिया है, तो आगे जब भी डायरेक्ट आएगा इसका मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि कंफ्यूजन नहीं होगा. इट्स लाइक 2 cities कनेक्ट करी, बीच में कोई थर्ड सिटी नहीं आ रही. देन द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स टू बी शेड्यूल्ड इज. अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 10 cities के लिए कैलकुलेशन करने के पहले 2 cities के लिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, जिससे क्लैरिटी आए कि हो क्या रहा है. सपोज आई पिक 2 cities A and B. सपोज मैंने 2 cities A और B पिक कर ली और इन 2 cities में मैं सिटी A में रहता हूं, तो कैन आई से मुझे एक मॉर्निंग की फ्लाइट लगेगी. आई विल रिक्वायर अ मॉर्निंग फ्लाइट कि भाई सुबह A से भी चले गया. सपोज आई लिव एट मुंबई एंड आई वांट टू विजिट दिल्ली. सो मुंबई से दिल्ली एक विजिट मॉर्निंग में कर ली एंड देन आई नीड टू रिटर्न बैक. मुझे वापस आना पड़ेगा
टू माई होम टाउन। तो मुझे शाम को वापस आना है, ए से चालू करा, बी पे गया, बी से वापस आया। कहना है ए से स्टार्ट करने के लिए 2 फ्लाइट्स लग गई, और जब मैं बी से स्टार्ट करूंगा, सपोज आई लिव इन दिल्ली, तो देन देयर इज अनदर काउंट दैट आई हैव टू टेक, विच इज कि बी से स्टार्ट करा और ए पे गए। तो दिल्ली से सुबह निकला, मुंबई पे गया, और फिर मुंबई से निकल के वापस दिल्ली आ गया। तो कहना है से आई नीड 4 फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट 4 चाहिए, क्योंकि ऐसा मत काउंट करना कि सर जो मुंबई से दिल्ली चले गया वो दिल्ली से मुंबई भी तो आ गया सुबह के सुबह, नहीं। ये पर्सन मुंबई से स्टार्ट करके दिल्ली जा रहा है मॉर्निंग 10 o'clock, ये पर्सन दिल्ली से स्टार्ट करके मुंबई आ रहा है मॉर्निंग 10 o'clock। तो सुबह जाना, शाम को वापस आना, सुबह जाना, शाम को वापस आना। सो मॉर्निंग इवनिंग ओवरऑल 4 फ्लाइट्स की जरूरत लग जाएगी एक पेयर के लिए, ए बी के एक पेयर के लिए। तो ए बी में बी ए वाला, ए बी वाला, ये सब कंफ्यूजन हमने हटा दिया। हमने बोला ए बी 2 सिटीज ले ली, तो 2 सिटीज कंस्टिट्यूट 1 पेयर ऑफ सिटीज, 1 पेयर के लिए 4 फ्लाइट्स लगेंगी। अब मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूं, सपोज मैं 3 सिटीज ले लूं, 10 सिटीज के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 सिटीज ले लूं, तो जैसे ए बी एक कॉम्बो बना था, कैन आई से ए कॉमा बी, ये 2 सिटीज का कॉम्बो बन सकता है, या फिर बीसी का कॉम्बो बन सकता है, या फिर एसी का कॉम्बो बन सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज सेइंग कि सर ए बी जैसा बीए का भी तो एक कॉम्बो बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज ए से बी और बी से हमने 4 फ्लाइट्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो इफेक्टिवली आई विल हैव 3 सच कॉम्बिनेशंस। ये 3 कॉम्बिनेशंस में हर एक में 4-4 फ्लाइट लगेगी। ए बी के लिए जैसे 4 फ्लाइट निकाली, वैसे बीसी के लिए, वैसे एसी के लिए। तो 3 4 का आंसर कितना जाएगा? 12। सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू नाउ इज कि ए बी सी में 3 कॉम्बिनेशंस बने हैं, ऐसे ए बी सी डी ऐसी 10 सिटीज अगर हो गई तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? दिस इज वेयर पीएनसी विल बी ऑफ बिग हेल्प। 10 सिटीज में आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है, यू डोंट नीड टू अरेंज, वो अरेंजमेंट बीए का हमने ऑलरेडी कर दिया है। आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है 2 सिटीज एट अ टाइम का। 10 में से 2 सिटी सिलेक्ट करने के तरीके होते हैं 10C2। 10C2 की वैल्यू कितनी होती है? 90/2 विच इज 45। तो 45 ऐसी ग्रुपिंग्स मिल जाएगी आपको, और 45 ग्रुपिंग्स में हर एक ग्रुपिंग के लिए कितनी फ्लाइट्स? 45 4 180 is the total count. Answer choice C. Believe me, those who are comfortable with PNC will typically take 1.5 to 2 minutes, not more than that, to mark this answer. मतलब ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड है आपको। आपको सिर्फ ये करना है कि अच्छा 10 में से 2 सिलेक्ट करने के तरीके 45 और हर एक पेयर के बीच में 4 फ्लाइट्स, तो 45 4 180 बिकम्स आंसर। अब ये 45 कैसे आया, इसकी बेसिक थ्योरी, या इसको हम सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग सिलेक्शन, व्हिच टिपिकली इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, एंड देयरफॉर द concept of NCR. What does NCR refer to? Selection of R objects from among N objects. N में से R का सिलेक्शन अगर करना है तो NCR हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10C2 की वैल्यू 45। अब ये 45 इस तरह करने की जगह मैनुअली भी कर सकते थे। मैनुअली ऐसे करते हैं कि A के साथ बची हुई सिटीज में 9 कॉम्बिनेशन आते हैं आपके पास, A के साथ 9। अब जब B के लिए काउंटिंग करते तो B में A का ग्रुपिंग वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। B के लिए रिमेनिंग 8 सिटीज, फिर रिमेनिंग 7 सिटीज, ऐसा करते करते लास्ट में 1 तक की काउंटिंग। सो 1 से लेकर 9 तक का अगर आप सम करें तो कितना आता है? 1 से लेकर 9 तक का सम भी 45 आता है। तो अगर आपको पीएनसी नहीं आता है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे कि आपको बस केसेस काउंट करने की ए बी बी सी ए सी। बट अंडरस्टैंड, व्हेन यू से कि आप ये 1 से 9 कर पा रहे हो, भले ही पीएनसी नहीं आता, दिस इज ऑल्सो पीएनसी। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग एज फार एज काउंटिंग इज कंसर्न, उसे भले ही नाम दे दो फैंसी सा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, या नाम ना दो, द मोमेंट यू आर काउंटिंग, यू आर वर्किंग विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दैट्स इट। सो अगर ये कर ही रहे हैं तो क्या जा रहा है हमारा कि हम 2 घंटा 1 2 3 सेशंस अच्छे से कर लें पीएनसी के, जिससे इस तरह के क्वेश्चंस बिकम रिडिकुलसली इजी। बस देखा 10C2 करा 45, हर एक के लिए 4, 45 4 180 आंसर, डेफिनेट गारंटी, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैविंग अंडरस्टूड दिस, नाउ आई कैन मेक यूज ऑफ एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्विकली। सपोज 3 of the 10 cities are to be developed as hubs, तो अब ये बोल रहे हैं हब करके 3 सिटीज को उनमें डाल दिया। लेट्स अज्यूम द 3 cities are ABC, और रिमेनिंग सिटीज कितनी हो जाएंगी? 7, उनको अलग से लिख लेते हैं। सो मैं लिख देता हूं DEF GHI and I guess J, हो गई साथ? Yes. Now they are saying a hub is a city which is connected with every other city by direct flights each way. हब से तो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं ईच वे,
The only direct flights which will be scheduled are originating and or terminating in any of the hubs. मतलब A से चालू करा तो D पे जाओगे. अच्छा, जब आप A से D पे जा रहे हो तो D से A वाला भी ऑप्शन कवर्ड हो गया, तो AD के कॉम्बिनेशन में 4 फ्लाइट्स लगेंगी. आई होप ये क्लियर है. पर आप ये नहीं कर सकते कि D से E वाली काउंटिंग करो. तो पहले क्या हो रहा था, 10 सब एक जैसे थे, सिमेट्रिकल थे. डी से ई पे भी जा सकते थे, जी से एच पे भी जा सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते. अब आपको बोल दिया कि रिमेनिंग 7 सिटीज ना सिर्फ इन हब्स पे जाएंगी. तो द वे यू विल डू कैलकुलेशन इज कि आप इन हब्स के ही कैलकुलेशन करोगे, रिमेनिंग सिटीज अपने आप इन हब्स से जो कनेक्टेड है वो कवर होंगी. सो व्हेन यू टॉक विथ व्हेन यू काउंट द नंबर ऑफ एज फॉर ए के लिए ये 7 सिटीज के कॉम्बिनेशन, बी के लिए 7 सिटीज के कॉम्बिनेशन, सी के लिए 7 सिटीज के कॉम्बिनेशन. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. तो कैन आई से डायरेक्टली मैं बोल दूं कि ए के लिए 7 कॉम्बिनेशंस, सो मैं काउंटिंग लिख रहा हूं. ए के लिए 7 सिटीज के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ए डी, ए ई, ए एफ, और हर एक के लिए हमने कितनी फ्लाइट्स काउंट करी है, 4. सो ए के लिए दिस बिकम्स 28 फॉर ए विथ रिमेनिंग. तो ए का रिमेनिंग के साथ. ऐसे ही सिमिलरली आई कैन राइट बी का रिमेनिंग के साथ जब कॉम्बो करोगे तो 7 4 28 फ्लाइट्स यहां आ जाएंगी. सी के लिए रिमेनिंग का कॉम्बो करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत सिर्फ समझाने के लिए है. यू कुड हैव डायरेक्टली डन इट दिस वे कि ये 3 में से कोई सी एक सिटी सिलेक्ट करी, 3C1, उसके 7C1 केसेस, 7 में से कोई एक, और हर एक के लिए 4. सो ये केसेस तो आपके एक लेवल की फ्लाइट्स के हो गए. 28 3 84 केसेस तो बन गए. बट अभी हमें हब्स के बीच में ए का बी से, ए का सी से, बी का सी से, ये 3 कॉम्बो और बनाने. सो ये 3 सिटीज आपस में टू एंड फ्रो ट्रैवल करवा सकती है. सो 3 केसेस, ये 3 केसेस कौन कौन से वो लिख देता हूं. ए से बी का केस, बी से सी का केस, ए से सी का केस, हर एक के लिए 4-4 फ्लाइट्स और, तो 12 फ्लाइट्स और. सो दिस प्लस एल से 3 में से 2 सिलेक्ट करें इंटू 4. तो पीएनसी से आप डायरेक्टली ये पार्ट लिख सकते थे. तो दिस इज 84 प्लस 12 96 चॉइस सी बिकम्स आंसर. तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये हब के आपस में किसी एक सिटी ए से बी पे गए, या ए से सी पे गए, या सी से ए पे आए, वो वाले सारे कॉम्बिनेशन के केसेस 12 बन गए. और ये 3 हब से रिमेनिंग सिटीज के कॉम्बिनेशंस, इस तरह बड़ी क्लीनली आंसर आता है. 96 चॉइस सी बिकम्स योर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्दर देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर 3 and 4. तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल हमें क्लियर है. उसके आगे क्या बोला है, सपोज द 10 cities are divided into 4 distinct groups, G1, G2 and so on. So 4 distinct groups हैं, G1, G2, G3 and G4. And what they are saying, each having 3-3-2-2 cities. तो हर एक में जो 10 cities है उनकी ग्रुपिंग कर दी. तो फिर से वही कि आपको पूरे 10 cities सिमेट्रिकल देने की जगह ऐसा कर देंगे कि यहां से कुछ फ्लाइट्स यहीं जा पा रही हैं एंड सो ऑन. यू नो, टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3. अपनी एयरलाइन कंपनी के हिसाब से थॉट प्रोसेस वैसा सोच के देखो कि ऐसा ग्रुपिंग करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी उनको. वो हर सिटी से हर सिटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं देना चाह रहे, प्रोमिनेंट सिटीज की ग्रुपिंग अलग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. तो इट इज ओके. नाउ दे आर सेइंग G1 कंसिस्ट ऑफ सिटीज नेम्ड ABC. तो जो 3 सिटीज है उनके नाम भी दे दिए, बढ़िया. तो हम तो सबके नाम दे देते हैं जस्ट फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन. मैं मान लेता हूं DEF इनका नाम, GH यहां पर, IJ यहां पर. तो हमारी 10 सिटीज का कॉम्बो ऐसा बन गया. अब फर्दर सपोज दैट डायरेक्ट फ्लाइट्स आर अलाउड. फिर से उन्होंने वही कर दिया कि 180 फ्लाइट्स बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतना खर्चा तो कंपनी नहीं उठा पाई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला. सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लाइट्स. तो दे आर अलाउड ओनली बिटवीन 2 cities satisfying one of the following. Satisfying one of the following क्या क्या, both cities are in G1. G1 में दोनों सिटीज हो. तो यहां का कैलकुलेशन तो हम कर चुके हैं, 3C2 into 4, 12 फ्लाइट्स तो यहां मिल जाएंगी आपको. बिटवीन ए एंड एनी सिटी इन G2, ए के साथ कोई भी सिटी G2 के साथ, तो ए के साथ डी का कॉम्बो, ई का कॉम्बो, एफ का कॉम्बो, ए के साथ 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 4 फ्लाइट्स, तो 12 फ्लाइट यहां से आ गई. बिटवीन बी एंड एनी सिटी इन G3, बी एंड एनी सिटी इन G3, बी के साथ दो कॉम्बिनेशंस और हर एक के लिए 4, तो 8 फ्लाइट्स यहां से आ गई. एंड बिटवीन सी एंड एनी सिटी इन G4, सी के साथ G4, तो एक सी के साथ आई का, एक सी के साथ जे का, एक कॉम्बिनेशन के लिए 4 फ्लाइट्स, 2 कॉम्बिनेशन के लिए 2 into 4 8 फ्लाइट्स. बस इनका सिंपल एडिशन करना है. तो 12 और 12 24 और 8 32 और 8 40. टीटा बेस्ड क्वेश्चन है, 40 आप आंसर मार्क करोगे, यू विल मूव ऑन. सो अंडरस्टैंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेट समझ के स्ट्रक्चर करने में शायद 2-3-4 मिनट लग जाए, बट उसके बाद सेट इज प्रीटी इजी. सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारा इसका आंसर 40 आ चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, last question for this set is saying, however, due to operational difficulties at A, it was later decided that only flights that would operate at A would be those to and from B. तो अगेन फिर से हम स्ट्रक्चर कर लें कि हमारे पास G1, G2, G3, G4, इसमें जो ग्रुपिंग्स हैं उनमें 3, 3, 2, 2 सिटीज की ग्रुपिंग अवेलेबल है। G1 में वी हैव नेम्ड सिटीज एज ABC। कन्वीनियंस के लिए हमने इनको भी नेम कर दिया था, तो वो भी लिख देते हैं ताकि एज इट इज पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ए के साथ कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टी है, तो ओनली फ्लाइट्स दैट विल बी ऑपरेशनल विल बी फ्रॉम ए टू बी, टू एंड फ्रॉम। तो कहना है से यहां हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे ए बी, बी सी और ए सी। अब ए सी का कॉम्बो नहीं बन सकता, ए बी इज स्टिल अलाउड, बीसी तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, तो यहां पे 2 सिटीज के कॉम्बो इंटू 4, 8 फ्लाइट्स हो गई। एक तो ये चेंज आ गया, और क्या बोल रहे हैं, एंड द सिटीज इन G2। रिमेंबर यहां पे क्या बोला था, बिटवीन ए एंड सिटी इन G2, ए से G2 वाली सारी सिटीज तो हमने 3 into 4 कर लिया था यहाँ पे G2 के लिए, पर अब ये G2 वाली सिटीज ए से कनेक्टेड ही नहीं है, ए में ऑपरेशनल डिफिकल्टी है। सो दे आर सेइंग दे नीड टू बी असाइंड टू G3 और टू G4। ये जो सिटीज है तीनों, अब ये तीनों सिटीज में क्या क्या हो सकता है, तीनों सिटीज में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यहां G2 वाले ग्रुप की सारी सिटीज G2 का ग्रुप ही डिस मेंबर कर दिया, G2 का ग्रुप इज नाउ रिमूव्ड, देयर इज नो ग्रुप। ये 3 सिटीज या तो G3 में जाएंगी या G4 में। तो मैं अलग अलग केसेस क्रिएट कर देता हूं। ये तीनों अगर G3 में चली गई तो मैं G3 वाले ग्रुप में 5 लोग ले लूंगा और G2 में 2 ही लूंगा। तो ये 3 सिटीज तो अपनी जगह हैं, जो बची हुई 7 है वो 5-2 का कॉम्बो हो सकता है कि ग्रुप 3 में 5 सिटीज हो गई, कौन कौन सी, GH और DEF, या फिर G4 में एज इट इज रखी 2 सिटीज, या फिर ये कर सकता हूं कि इसमें 4 सिटी कर दूं और इसमें 3 सिटी कर दूं, या फिर ये कर सकता हूं कि इसमें 3 सिटी इसमें 4 सिटी, या फिर ये कर सकता हूं कि इसमें 2 सिटी कर सकते हैं क्या, हाँ, G और H एज इट इज 2 रखी और यहां पे 5 कर दी। दीज आर द 4 कॉम्बिनेशंस व्हिच आर पॉसिबल। बट हमें क्या बोला आगे, then what would be the maximum reduction in the number of direct flights to the situation before the operational difficulties arose? So before the operational difficulties arose, before वाला situation is answer for question 3। तो इसका आंसर हमने 40 निकाला हुआ है। तो अब इसके साथ हमें क्या करना है, मैक्स डिफरेंस करना है। मैक्स डिफरेंस कितना बनेगा जब यहां की फ्लाइट्स काउंट करेंगे, तो यहां 8 फ्लाइट्स तो आ गई हैं। अब G2 ग्रुप हट चुका है, ए से कोई फ्लाइट नहीं होगी। अब अलग अलग सिनेरियोस के लिए बिल्ड कर लेते हैं कि बी वाली सारी सिटीज, बी से जो फ्लाइट्स हैं वो सारी फ्लाइट्स G3 के साथ कनेक्टेड है और सी वाली G4 के साथ कनेक्टेड है। तो कह रहे हैं यहां 5 ग्रुपिंग्स बन जाएगी और हर एक में 4। तो यहां का जो आंसर निकालूंगा वो मैं निकालूंगा 5 into 4 प्लस यहां की 2 सी के साथ, तो 2 into 4। तो 5 4 20 और 8 28 आंसर आ रहा है। एक बार क्विकली चेक करते हैं कि यहां क्या होगा। तो बी के साथ 4 सिटीज कनेक्टेड है, हर एक के लिए 4 फ्लाइट्स। यहां 3 सिटीज कनेक्टेड है, 3 के लिए 4 फ्लाइट्स। तो 4 4 16 और 12 28 ही आ रहा है। इतना करने के बाद रियलाइज हो गया कि कुछ भी और केसेस बना ले आपको 28 ही मिलेगा, और यहाँ की विद इन हब वाली एबीसी वाली ग्रुपिंग्स की जो काउंट है वो 8 है। तो करने के लिए कर लो, दिस इज 3 into 4 प्लस 4 into 4। अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी चले जाए, यहां का काउंट 2 into 4 प्लस 5 into 4, तो 20 और 8 28। एग्जाम के प्रेशर में ये डायरेक्टली पहले से क्लिक नहीं होगा बिकॉज उन्होंने वर्ड यूज कर लिया मैक्सिमम रिडक्शन। तो हो सकता है यहाँ अलग अलग काउंट आता और फिर डिफरेंस आता। तो एग्जाम के प्रेशर में इट्स नॉट इजी टू डायरेक्टली से कि सर कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो इसलिए चारों केसेस कर लिए, और 28 और 8 यहां पर क्वेश्चन 4 के लिए जो वैल्यू आ रही है कंडीशंस के साथ वो आ रही है 36। तो डिफरेंस कांस्टेंट ही है 40 minus 36। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल देयरफॉर बी 4। So that's it from my side. If you have any confusion, please share it in the comments. I would rate this set as moderate. Not very easy because 4th question time ले लेता. Not very easy because PNC जिनको आता है उनके लिए specifically easy है. But I want you to be one of those category of students जिनके लिए ये easy category में जाए कि सर PNC हमें आता है, हमने टाइम स्पेंड कर लिया और अब ये सेट से और सीख लिया है
कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू सॉल्व देम इन द एग्जाम. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई टेक अ लीव. Ciao.